बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। एड्जॉर्प्शन क्या होती है, इस पे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते होते हैं और इसकी एप्लीकेशन क्या है, इस टॉपिक में हमने आज यही डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमने कंटेंट देख लेना है। कंटेंट में हम एड्जॉर्प्शन, मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें टर्म जो है वो एड्जॉर्प्शन के बारे में पता होना चाहिए कि जो एड्जॉर्प्शन की जो टर्म थी, सबसे पहले कैसर ने 1881 में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था ये वर्ड। और अब एड्जॉर्प्शन होती क्या है? द फिनोमिना अकामुलेशन ऑफ एनी स्पीशी ऑफ सॉलिड, यानी कि ऐसा फिनोमिना जिसमें अकामुलेशन होती है किसी भी स्पीशीज की, जैसा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, एट द सरफेस, किसी भी सतह के ऊपर, इसको हम कहते होते हैं एड्जॉर्प्शन। सिर्फ अकामुलेशन होता है जमा हो जाना। तो जब भी कोई स्पीशी, यानी कि चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो, किसी सरफेस के ऊपर जो है वो अकामुलेट कर जाती है, तो इस प्रोसेस को हम जो है वो कहते होते हैं एड्जॉर्प्शन। अब एड्जॉर्प्शन में ये समझने के लिए एक सिंपल सी एग्जांपल है। फर्ज करें हमारे पास ये एक्टिवेटेड चारकोल है, तो अब हम इसको किसी कंडीशन में रखते हैं, यानी कि किसी गैस को एड्जॉर्ब करवाने के लिए, किसी गैस को रिमूव करने के लिए। तो गैसेस के मालिक्यूल इसकी सतह के ऊपर आके आप देख रहे हैं ये जुड़ जाते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हमने क्या कह देना है कि दिस इज एड्जॉर्प्शन। ये एड्जॉर्ब हुए हैं, याद रहे। एड्जॉर्प्शन जो होता है ये सिर्फ सतह के ऊपर ऊपर मालिक्यूल आकर अटैच होते हैं। अब कुछ टर्म है, एक चीज होती है एड्जॉर्बेट और दूसरी होती है एड्जॉर्बेंट। जिस मटेरियल के ऊपर कोई गैस या लिक्विड एड्जॉर्ब हो रहा होता है उसे हम कहते होते हैं एड्जॉर्बेंट, और जो मटेरियल एड्जॉर्ब हो रहा होता है उसे हम कहते होते हैं एड्जॉर्बेट। यानी कि एड्जॉर्बेंट क्या होता है? द सॉलिड दैट टेक्स अप अ गैस, वेपर और सोल्यूट फ्रॉम अ सोल्यूशन। यानी कि जो है ये गैस या वेपर या कोई भी सोल्यूट पार्टिकल इसकी मदद से हम अलग कर सकते हैं, इसके ऊपर एब्जॉर्ब करवाकर, जैसे कि सिलिका जेल, चारकोल और क्ले वगैरह, ये सारे के सारे जो हैं वो एड्जॉर्बेंट होते हैं। जबकि एड्जॉर्बेट क्या होता है? द गैस, द वेपर और द सोल्यूट, यानी कि गैस, वेपर और सोल्यूट विच इज हेल्ड टू सरफेस, जो सतह के ऊपर अटैच होता है किसी भी सॉलिड के, उसे हम कहते होते हैं कि ये एड्जॉर्बेट है। यानी कि जैसा कि हम पॉइजनस गैसेस को जो है वो अलग करते होते हैं माहौल से या किसी रूम से या किसी मतलब इन्वायरमेंटल पार्ट से। तो अब कुछ कॉमनली यूज जो एड्जॉर्बेंट्स हैं, जैसे कि सिलिका हो गया हमारे पास, एक्टिवेटेड चारकोल हो गया, एलुमिना हो गया, जियोलाइट्स हो गए, ठीक है, गैस हो गया। तो ये सारे के सारे एड्जॉर्बेट हैं जो हम कॉमनली यूज करते होते हैं। अब एग्जाम्पल ऑफ एड्जॉर्प्शन, यानी कि कहां पे हमें एड्जॉर्प्शन का फिनोमेना देखने को मिलता है? सबसे पहले कि अकोमुलेशन ऑफ डस्ट ऑन आवर स्किन, कि जो हमारी स्किन के ऊपर जो डस्ट पार्टिकल हमारे जो है वो अटैच होते हैं, ये भी एड्जॉर्प्शन के फिनोमेना की वजह से होते हैं। मतलब ये जो डस्ट पार्टिकल है ये हमारी स्किन के ऊपर सिर्फ एड्जॉर्ब होते हैं। इसी तरीके से जो है वो एड्जॉर्प्शन ऑफ डाइज, यानी कि जैसे कि मिथाइलिन ब्लू जो है, इसको चारकोल जो है वो एड्जॉर्ब करता है। इसी तरह प्रोटीन जो है, प्रोटेक्शन जो है वो हम पॉइजनस गैसेस से एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस के जरिए करते होते हैं। इसी तरीके से सॉल्यूशन ऑफ रॉ शुगर बिकम कलरलेस व्हेन पास्ड ओवर अ बेड ऑफ एल्यूमिनियम चारकोल, एनिमल चारकोल। तो एनिमल चारकोल के जब हम जो शुगर बनाते होते हैं, तो ये शुगर पहले जो बनती है वो कलरलेस नहीं होती, जैसे कि हमें दिखती होती है वाइट कलर की। तो फिर हम इसको एनिमल चारकोल के ऊपर से जो है वो गुजारते हैं, यानी कि एनिमल चारकोल इसमें जो कलर इम्प्योरिटीज होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, जो फिर जो है वो हमें प्योरीफाई चीज मिल जाती है। इसी तरीके से एयर बिकम ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल, कि अगर आप किसी भी कंटेनर के अंदर जो है वो हवा जो है ये कॉमनली जो है ये बने और उसमें सिलिका जेल रख दें, तो जो एयर में मौजूद जितने भी वाटर के वेपर्स होंगे वो सारे के सारे सिलिका जेल की सतह के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाते होते हैं। तो इसको हम जो है वो मॉइस्चर फ्री एनवायरनमेंट बनाने के लिए जो है वो इस प्रोसेस को हम यूज करते होते हैं। अब हमने ये डिफरेंस मालूम करना है कि डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में फर्क क्या होता है। तो इस पिक्चर के जरिए आपको ये चीज जो है वो मैं आपको अवेयर करवाता हूं। सबसे पहले तो आप इस एड्जॉर्प्शन को देखें, बी वाला फिगर देखें, कि कोई भी लिक्विड या गैस चीज है तो ये सॉलिड की सतह के ऊपर सिर्फ आकर अटैच हो रही है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस फिनोमेना है, और ये लिक्विड बुल्क है, और इधर जो है वो लिक्विड माइनर है, एक छोटी सी लिक्विड की फिल्म बनेगी। मतलब कहने का ये है कि इधर जो है वो लिक्विड जो एक एग्जांपल इधर दिखाएगी कि इधर लिक्विड ज्यादा है, सिर्फ चंद मालिक्यूल, ये यूं कह ले कि सिर्फ और सिर्फ एक या दो लेयर यहां पर जो है वो
एड्जॉर्प्शन के फिनोमेना में बनी है। कहने का मतलब ये है कि एड्जॉर्प्शन में ये जो मॉलिक्यूल है ये आगे हमारा जो एड्जॉर्बेंट है इसके अंदर नहीं जा रहे, सिर्फ और सिर्फ इसकी सतह पर ही अटैच है। जबकि एब्जॉर्प्शन में देखें कि जैसा कि ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये लिक्विड बुल्क यानी कि ये हमारे पास इस वक्त जो है वो एड्जॉर्बेंट है, ये एड्जॉर्बेट है। तो आप देख रहे हैं कि जो एड्जॉर्बेट है वो अंदर तक जा रहा है एड्जॉर्बेंट के, तो इसलिए ये फिनोमेना कहलाएगा एब्जॉर्प्शन और ये कहलाएगा एड्जॉर्प्शन। ठीक है, तो यहां पे आप देखें तो पार्टिकल अंदर तक चले गए हैं, जबकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ सतह के ऊपर है। अब मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन देखें कि एड्जॉर्प्शन सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक सरफेस फिनोमेना है। ठीक है, अब ये होता क्यों है? ये होता है अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन सरफेस ऑफ द सॉलिड, कि जो सरफेस ऑफ सॉलिड जो होती है उसके ऊपर जो मतलब जो सरफेस के ऊपर एटम्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर तरफ से बैलेंस नहीं होती। तो ये जो फोर्स जो होती है ये टेंशन अंडर टेंशन होती है। ये आप डायग्रामेटिकली समझे इसको कि ये फर्ज करें हमारे पास कोई भी हमारा एड्जॉर्बेंट है, तो आप ये देख रहे हैं कि जो लिक्विड सतह के अंदर है यानी कि ये लिक्विड जो अंदर अंदर मॉलिक्यूल्स हैं इसके एड्जॉर्बेंट के, तो ये हर तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एक जैसी, और यहाँ पे हमारे पास जो है ये वाला मॉलिक्यूल अगर हम देखें तो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर तरफ से बैलेंस है। लेकिन अगर हम सतह पे देखें तो इस मॉलिक्यूल को अगर आप देखते हैं या तो ये इधर से भी अट्रैक्ट हो रहा है, इधर से भी और नीचे से भी और इसी से भी और इधर से भी, लेकिन इसकी ऊपर वाली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए जो जगह है ये खाली है। तो यहां पर आकर कोई भी ये एड्जॉर्बेंट जो है वो हमारा यहाँ एड्जॉर्बेट जो है वो यहां पर आकर अटैच हो सकता है। यानी कि ये जो सतह वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये हर तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से घिरे हुए नहीं होते, बल्कि सिर्फ इधर से और इधर से होते हैं और नीचे से, जिसकी वजह से ये सतह जो लिक्विड की जो है वो इक्वल रहती होती है। तो ये जो मॉलिक्यूल यहां पर आकर ऊपर अटैच हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर वाले जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये अनबैलेंस है। कहने का मतलब ये है कि ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हर तरफ से अट्रैक्ट नहीं है, सिर्फ इधर से और नीचे से और इस तरफ से है। तो आने वाला मॉलिक्यूल आसानी के साथ इनके ऊपर इस सतह पे जो है वो एड्जॉर्ब हो सकता है। अब इस फिनोमेना को जरा और ब्रीफली देखें कि ये हमारे पास एड्जॉर्बेंट है, ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि ये सॉलिड एब्जॉर्बेंट है, और ये गैसेस के मॉलिक्यूल आकर ये सतह के ऊपर एड्जॉर्ब हो रहे हैं। लेकिन इस प्रोसेस को हम कहते होते हैं एड्जॉर्प्शन। लेकिन लाजमी नहीं है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल सिर्फ सतह के ऊपर आके एक मरतबा अटैच होते हैं और उसके बाद उसको लीव नहीं करते, बल्कि क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो सतह को लीव भी कर लेते हैं ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। कैसे कि ये मॉलिक्यूल सपोज करें कि इस मॉलिक्यूल ने मतलब मूव करता हुआ आया और सतह के ऊपर एड्जॉर्ब हो गया, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी तो होगी ना। उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये यहां पर ज्यादा देर नहीं टिका, बल्कि इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को छोड़कर चला गया, क्योंकि यहां पे जो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो सिर्फ और सिर्फ वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो वांडरवाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो इसलिए जो है वो मॉलिक्यूल्स जो है वो दोबारा से डीजॉर्ब हो जाते हैं और इस फिनोमेना को हम कहते होते हैं डिजॉर्प्शन। अब टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन में हमारे पास दो टाइप्स होती है, एक होती है फिजिकल एड्जॉर्प्शन, एक होती है केमिकल एड्जॉर्प्शन। जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होती है वो सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, लेकिन जो एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट है उन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी तरह की नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ आके सतह के ऊपर अटैच होते हैं। लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन में ये होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी और उस एड्जॉर्बेंट की जो है वो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है। कहने का मतलब ये कि एक केमिकल बॉन्ड बन जाता है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं केमिकल एड्जॉर्प्शन हुई है। ये वीक होती हैं जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन जो है वो स्ट्रांग होती है। तो एक टेबल में यहां पे देखें कि प्रॉपर्टीज जो है ये फिजियोजॉर्प्शन और केमियोजॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन को हम जो है फिजियोजॉर्प्शन भी कह सकते हैं और केमिकल एड्जॉर्प्शन को जो है वो हम केमियोजॉर्प्शन भी कह सकते हैं। सबसे पहले बॉन्डिंग की नेचर देखें। फिजियोजॉर्प्शन में क्या होती हैं, वीक होती हैं, लॉन्ग रेंज फोर्सेस होती हैं और इनको हम वांडरवाल इंटरेक्शन भी कहते हैं। लेकिन केमियोजॉर्प्शन में जो है वो स्ट्रांग होती हैं, शॉर्ट रेंज होती है, मतलब करीब करीब जो है वो मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के। केमिकल बॉन्डिंग होती है जिसमें ऑर्बिटल ओवरलैप कर देते हैं और चार्ज ट्रांसफर भी हो सकता है। अब इंथाल्पी जो है इसकी है 20 से 40 है, जबकि इसकी 80 से 240 जॉल पर मोल हो सकती है। इसी तरीके से सैचुरेशन ये मल्टी लेयर हो सकती है। जो फिजियोजॉर्प्शन होती है ये मल्टी लेयर हो सकती है, जबकि केमियोजॉर्प्शन हमेशा मोनोलेयर होती है, यानी कि इसकी सिर्फ और सिर्फ एक लेयर आकर बनती है। नेचर क्या है, ये रिवर्सिबल होती है, ये इरिवर्सिबल होती है। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।
अकर एट लो टेम्परेचर। जो फिजियोजॉर्प्शन होती है, लो टेम्परेचर हो तो फिजियोजॉर्प्शन होती है, और फिजियोजॉर्प्शन की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज करती है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है। जबकि केमियोजॉर्प्शन में क्या होता है कि ये हाई टेम्परेचर पर होती है, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं केमियोजॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज होती जाती है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब इंक्रीज विद यानी कि जो फिजियोजॉर्प्शन होती है ये इंक्रीज करती है विद इंक्रीज जो है वो प्रेशर। प्रेशर जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे फिजियोजॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज होगी, जबकि केमियोजॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी, फिजियोजॉर्प्शन के लिए किसी किस्म की एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होती, सिर्फ मालिक्यूल आए और टकराएं और उसके बाद जो है वो फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो सकती है। जबकि केमियोजॉर्प्शन जो है वो हाई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, अब सरफेस स्पेसिफिसिटी मतलब मखसूस किस्म की सतह। अब जो फिजियोजॉर्प्शन होती है ये मॉलिक्यूल्स जो एड्सॉर्बेंट के होते हैं उनके चारों तरफ से हो सकती है, जबकि केमियोजॉर्प्शन जो है वो एक खास जो है वो पार्ट से होगी, एक खास फेज से होगी, क्योंकि इनके दरमियान केमिकल बॉन्ड होना होता है, तो ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि ये उस तरफ से होगी जहां पर मॉलिक्यूल्स की केमिकल बॉन्डिंग जो है वो जो है वो मतलब केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए जो है वो इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटल्स वगैरह जो है वो मौजूद होते हैं। अब फैक्टर इफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन के फिनोमेना को क्या क्या चीजें इफेक्ट करती होती है। सबसे पहले नेचर ऑफ गैस देखें। अब जो गैसें इजीली लिक्विफाइड हो सकती हैं वो इजीली एड्सॉर्ब हो जाती हैं। इसी तरीके से नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट जो है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा जो है वो एड्सॉर्प्शन होगी। इसी तरीके से टेम्परेचर, जो एड्सॉर्प्शन होती है अमूमन जो है वो इंक्रीज करती है जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करता है। अब प्रेशर, अब जितना ज्यादा प्रेशर आप इंक्रीज करेंगे एड्सॉर्प्शन जो है वो उतनी ज्यादा होती जाएगी। तो ये कुछ जो है वो मेन इनके फैक्टर्स हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। जो है एप्लीकेशन जो है वो किस तरीके से हम एड्सॉर्प्शन फिनोमेना को यूज कर रहे हैं या कहाँ कहाँ ये यूज हो रहा है। सबसे पहले जितने भी गैस मास्क हैं तो ये एड्सॉर्प्शन जो है वो इंडिकेटर्स जो है, जितने गैस मास्क जो है जैसे कि ये फेस मास्क वगैरह हो गया, तो इसमें भी जो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या डस्ट पार्टिकल होते हैं, जो स्मोक पार्टिकल होते हैं, ये एड्सॉर्ब होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स में जो है वो यूज होता है क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन, जो है वो भी एड्सॉर्प्शन फिनोमेना को फॉलो करती है। रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर, हम किसी भी मटेरियल से कलरिंग मटेरियल जब जो है वो कलर इम्प्योरिटीज को दूर करते होते हैं, तो ये भी जो है वो एप्लीकेशन जो है वो एड्सॉर्प्शन की है। हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस, सारे का सारा जो है वो एड्सॉर्प्शन फिनोमेना पे वर्क करता है। कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी, अगर आप माहौल को जो है माहौल में मौजूद जो है वो नमी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये भी एड्सॉर्प्शन प्रोसेस के जरिए होता है कि आप लैब में अमूमन जो है वो नमी जब ज्यादा होती है तो हम एड्सॉर्बेंट यूज करते होते हैं जो कि फिर हवा में मौजूद नमी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, या किसी कंटेनर में जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो हमें वहां पे जो है वो ह्यूमिडिटी यानी कि नमी की कमी कर सकते हैं। इसी तरह से क्यूरिंग डिजीजेस को जो है वो इलाज करने के लिए एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होता है। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ये मेटलर्जिकल प्रोसेस, जब मेटल्स को प्योरीफाई करते हैं हम उनकी ओर से, तो उस वक्त जो है ये प्रोसेस में फ्रोथ फ्लोटेशन जो है फ्रोथ बनती होती है, तो वो भी हम एड्सॉर्ब करवाते होते हैं। अब प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, जब आप किसी भी कंटेनर में, किसी भी बर्तन में, किसी भी वेसल में आप चाहते हैं कि वैक्यूम क्रिएट हो जाए, जैसे कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में हम करते होते हैं, ये एक ड्राइंग प्रोसेस है, मतलब क्रिस्टल्स को ड्राई करने के लिए जो हम प्रोसेस इस्तेमाल करते होते हैं, तो ये प्रोडक्शन करता है हाई वैक्यूम की। इसी तरीके से ये प्योरिफिकेशन के लिए भी यूज होता है। थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो करिएगा। वीडियो को शुरू से देखने का जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया।